हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मनी एंड क्रेडिट चैप्टर एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, एक छोटी सी बात जो पिछले वीडियो में रह गई थी उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे बस 2 लाइन में कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का उद्देश्य ये क्यों होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप कहने का मतलब क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के 2 उद्देश्य ये हो सकते हैं कि पहला, बहुत सारे जगह हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे बैंक आज भी नहीं है। जब वहाँ के लोगों को बैंक की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है तो फिर उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए कोलेट्रल को जुटा पाना, ऋण भार को जुटा पाना, बहुत समर्थक ऋण आधार को जुटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इस कारण से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित किए जाते हैं। तो ये तो थी बात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मोबाइल पे देखेंगे और उसके बाद आपके सामने में उसका उत्तर दोहराते जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन पुट किया गया है ये पेज 40 पे है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। यानी हम लोग पैसे का जब यूज़ करते हैं तो फिर किस तरीके से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था जब वीडियो के स्टार्टिंग में? हम लोगों ने ये देखा था कि मनी का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो टाइम जो लग रहा था बहुत ज़्यादा, वो टाइम कम हो जा रहा था। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी सॉल्व हो जा रहा था। इस तरीके से मनी हम लोगों की सहायता करता है। ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था, याद कीजिए, नानी और कुल्फी का। उस एग्जाम्पल में क्या था कि वस्तु विनिमय हो रहा था, ऑब्जेक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा था। या फिर हम लोगों ने जो जूते वाले और किसान का एग्जाम्पल लिया था उसमें भी यही चीज़ था। एक और एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं कि पहले क्या होता था, अब तो इस चीज़ की संभावना बहुत कम हो गई है। गाँव में मजदूर जो काम करने जाते थे उन मजदूरों को मेहनताने में, उनके वेजेस में पैसा ना देके अनाज दिया जाता था। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पेज 42 पे क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। तो पेज 42 पे हम लोग जब आते हैं तो एक यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मिस्टर है एम सलीम नाम के, इनके लिए पूछा जा रहा है कि वो चेक कैसे लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे दोबारा कि चेक कैसे लिखा जाता है। हम लोगों ने अपनी वीडियो में ऑलरेडी इसकी विस्तार से चर्चा की है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ बस हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। चेक लिखने के लिए किसी भी इंसान को चेक पे पहले डेट देना पड़ता है, फिर जिस इंसान को पेमेंट करना है उस इंसान का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, और नीचे अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। ये है चेक लिखने का प्रोसेस। ध्यान रखिए, इसमें अमाउंट भी लिखना पड़ेगा आपको, कितने अमाउंट का पेमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, इसी पेज पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद क्या होगा। दोस्तों, इसमें क्या होगा, जब आप ऊपर में एक बॉक्स में एग्जाम्पल दी, आपके सामने एक सिचुएशन पुट किया गया था। जब आप इस सिचुएशन को पढ़ेंगे तो उसके बाद इसका ख उत्तर यानी बी ऑप्शन सही है कि लेन देन के बाद सलीम के बैंक अकाउंट से जो बैलेंस है वो घट जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, यानी डिमांड डिपॉजिट को मनी क्यों समझा जाता है। दोस्तों, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी
कि डिमांड डिपॉजिट क्या था कि जब भी आप मांगिए तो बैंक वालों को आपको देना मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको चेक लिख के दे सकते हैं, या फिर अगर आपको भी पैसे की ज़रूरत हुई तो आप बैंक के काउंटर पे जाके या तो खुद चेक के माध्यम से या विथड्रॉल फॉर्म के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, और इस पैसे को आप जहाँ मर्जी हो वहाँ खर्च कर सकते हैं। इसलिए डिमांड डिपॉजिट को मनी के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज 44 की तरफ। पेज 44 पे दोस्तों कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, इनको आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पेज 47 पे। पेज 47 पे पेज 45 पे। पेज 45 पे दोस्तों बड़े अच्छे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है। यानी जब कोई बैंक आपको लोन देता है तो इसके बदले में कोलेट्रल की डिमांड क्यों करता है। इसलिए कोलेट्रल की डिमांड आपसे की जाती है ताकि बैंक आपसे इस बात की गारंटी चाहता है कि आप उनको लोन चुकाने लायक है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास ऋण चुकाने अपना जो लोन चुकाने लायक पैसे ही नहीं होंगे कभी, और आप 10 लाख या 20 लाख या करोड़ों का लोन लेते हैं बैंक से और आप फिर भाग जाइएगा। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल में ऐसा हुआ था, याद है ना, विजय माल्या का केस। तो उसमें क्या था कि लोग पैसा लेके भाग गए, तो इससे तो बैंकों को नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए बैंक आपसे कोलेट्रल की डिमांड करती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पुट किया गया है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि जो लोग निर्धन हैं उनके पास कोलेट्रल के रूप में जमा करने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। दूसरा, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि जो बैंक के फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको समझ सके। तो ये भी उनके सामने में चैलेंजेस हैं। तो जब वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाएंगे, और इनफॉर्मल सेक्टर में तो आपको पता ही है कितनी सारी समस्याएं हैं। डेट ट्रैप में फंसना, याद है ना दोस्तों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक थर्ड क्वेश्चन डाला गया है। इसमें है कि ऋण देते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ कर्जदार की बात हो रही है, यानी जो लोन ले रहा है, न कि लोन देने वाले की बात हो रही है। इसलिए जो भी कंडीशंस होंगे लोन लेने वाले के फेवर में होंगे। तो इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर, यानी लेने वाला तो ये चाहेगा ना कि उसको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। निम्न ब्याज दर पर आसान अदायगी की शर्तों और कम समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात, ये इसका सही आंसर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेज 47 पे जो कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, इनको आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन खोज रहे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट मिलता है पेज 50 पे। पेज 50 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। यानी लोन के फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बीच में अंतर पूछा जा रहा है आपसे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इस बात की बहुत आसान शब्दों में चर्चा की थी। अंतर को याद कीजिए, क्या था कि एक पर आरबीआई का कंट्रोल होता है यानी फॉर्मल सेक्टर पे, दूसरे पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का बहुत कम होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में ये ज़्यादा था। मैक्सिमम लोग इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर के पास कम लोग पहुंच पाते हैं। ये कुछ अंतर है, बाकी अंतर के लिए आप पुरानी वीडियो पे वापस जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए। सीधी सी बात है, जितने लोगों को लोन मिलेगा मैक्सिमम लोगों को, तो वो अपना बिजनेस, अपना रोजगार का जरिया ढूंढ सकते हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो खुद की तो कमाई करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ देश की भी कमाई होगी और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक की तरह कोई ऐसा होना चाहिए
जो इनफॉर्मल सेक्टर पे अपना कंट्रोल रख सके। और उन अगर ऐसा होगा तो ये काम मुश्किल क्यों होगा? दोस्तों बहुत सीधी सी बात है, ये काम बहुत ही मुश्किल है। ऐसा होता तब तो अच्छा ही होता, लेकिन ऐसा करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में याद कीजिए कौन से लोग शामिल थे? हमारे दोस्त शामिल थे, गांव के सेठ थे, मनी लेंडर्स थे। ठीक है, इन लोगों के ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पहले तो इनकी संख्या 1-2 नहीं है या फिर 1-2 हज़ार नहीं है। हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर तो करोड़ों लोग हो सकते हैं इस तरह के जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं और दूसरों को उधार देते हैं। तो इतने लोगों को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के फॉर्मल सेक्टर में लोन का हिस्सा अधिक क्यों होता है? इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के पास देने के लिए कोलेट्रल भी मौजूद होता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए जो पेपर की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हम लोगों ने देखा था पहले, उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, निर्धन है, गरीब है, उनके लिए ये सब चुनौती है। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो पेज 52 पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को मिलते हैं। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जोखिम वाली परिस्थितियों का यहाँ पर मतलब है, जैसे हम लोगों ने किसान का एग्जाम्पल देखा था, जब उसकी फसल खराब हो गई थी। जब फसल खराब हो गई थी तो वो लोन चुकाने की हालत में नहीं था और वो कर्ज के जाल में फंस गया था, एक ट्रैप में फंस गया था। तो ये ट्रैप ने क्या किया, वहाँ पे उसके लिए समस्या को बढ़ा दिया। जो लोन उसने अपनी बेहतरी के लिए लिया था, उस लोन ने उसकी समस्या को ही बढ़ा दिया। ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को किस तरह सुलझाती है? दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। थर्ड है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मीडिएटर का काम करते हैं? याद कीजिए, मिस्टर ए के पास हम लोगों ने देखा था सरप्लस मनी था और मिस्टर बी के पास पैसे की कमी थी, तो बैंक ने मिस्टर ए से पैसा लेकर मिस्टर बी को लोन दे दिया। और मिस्टर ए और बी जो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इन दोनों के बीच में बैंक ने एक ब्रिज का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर वही लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और इसका अर्थ भी आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसकी अर्थ की हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी अपनी वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं और नहीं समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हमें भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? ऑब्वियस है, जब फॉर्मल सेक्टर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, अधिक से अधिक लोगों को लोन मिलेगा, तो उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर की जो बुराइयां हैं उनसे लोग बच सकेंगे, ऋण जाल में नहीं फंस सकेंगे। ठीक है, इन सबों के लिए फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। फिर है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है? विचार क्या है? क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद मिले, लोन मिलने में आसानी मिले, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो आत्मनिर्भर। सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर तो एक ही बात होगी, उनमें आत्मसम्मान की भावना जगे। ठीक है, जागरूक भी बने। जैसे हम लोग महिलाओं के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि एक जगह जब इकट्ठे होकर वो लोग मीटिंग करती हैं तो वहाँ पे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात कर सकती हैं, तो इससे उनमें जागरूकता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? क्योंकि उनके पास कोलेट्रल की कमी होती है, पेपर की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। प्लस क्या है कि बहुत सारे लोग बैंक के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता है कि बैंक से लोन किस तरीके से लिया जाता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको अक्सर पता भी नहीं होता है। जब वो बैंक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो बैंक उनको लोन कैसे देगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि
रिजर्व बैंक को बैंकर ऑफ द बैंक्स कहा गया है। अगर रिजर्व बैंक फॉर्मल सेक्टर पे कंट्रोल नहीं रखे तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि उसी तरह लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दे जैसे अनफॉर्मल सेक्टर में सेठ या साहूकार लोगों का कर रहे थे। और किस तरह से कंट्रोल रखती है, तो जो सरकार के बनाई हुई गाइडलाइंस होती है, अपनी तरफ से जो रिजर्व बैंक गाइडलाइंस बनाती हैं उनके माध्यम से कंट्रोल रखती है। जैसे याद कीजिए एक नियम था ना कि बैंकों को अपने पास 15% मनी जो उनके टोटल जमा कर था अपने पास पर डे रखना ही पड़ता था, ताकि जो लोग उनके पास पैसा लेने के लिए आए उनके पैसे को दिया जा सके। नेक्स्ट है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगर लोगों को समय पर लोन मिल जाए, किसान को समय पर लोन मिल जाए तो अपनी फसल को लगा सकता है, फसल को बेच के कमाई कर सकता है। अगर किसी को घर के लिए लोन मिल जाए तो घर बना सकता है अपना, किसी को एजुकेशन के लिए लोन मिल जाए तो पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए लोन जब उनको टाइम पे मिल जाता है तो बहुत हेल्प मिलती है। वो अपना विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके सामने में है। एक पर्सन का एग्जांपल दिया गया है कि मानव को बिजनेस करने के लिए लोन की ज़रूरत है, उसको कैसे डिसाइड करेगा कि उसको लोन बैंक से लेना है या फिर साहूकार से लेना है, यानी मनी लेंडर से लेना है। मानव को लोन हमेशा प्रयास करना चाहिए कि बैंक से ही लेना, क्योंकि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर की बुराई है उससे बच सकता है अगर वो बैंक से लोन लेता है। क्या क्या बुराई है इसके बारे में हम लोगों ने इसी वीडियो में अभी पहले चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने में क्यों हिचकिचा सकते हैं? इसलिए हिचकिचा सकते हैं क्योंकि हो सकता है छोटे किसानों के पास कोलेट्रल नहीं हो, पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिससे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? अपने दोस्तों से उधार ले सकते हैं, गांव के जो मनी लेंडर्स हैं उनसे उधार ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ले सकते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती है। वही एग्जाम्पल आपको देना है, जैसे किसान की फसल बर्बाद हो गई थी तब उस पर क्या असर पड़ा था, इसको आपको बताना है। सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसान को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। आप ये सुझाव दे सकते हैं कि अगर किसान के लिए जो पेपर की फॉर्मेलिटीज़ थी वो आसान कर दी जाए, कि अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसको आसान शब्दों में समझाया जा सके। ठीक है, प्लस अगर उसके पास कोलेट्रल के रूप में बंधक रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है फिर भी थोड़ा उसको रिलैक्सेशन दे दिया जाए। अक्सर हमारे देश में आपने देखा होगा कि किसान बहुत गरीब होते हैं, तो थोड़ी मानवीयता के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे उनको थोड़ी सी सुविधा दी जा सकती है, थोड़ी छूट दे सके आप उनको सस्ता ऋण उपलब्ध करवा सकते हैं। दोस्तों आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये बुक के शायद किसी लाइन से इनको लिया गया है। नेक्स्ट है 13 नंबर कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। फिर है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब होगा कि जैसे आप किसी के यहाँ जॉब करने गए, किसी कंपनी में आप जॉब करने गए, तो उस कंपनी के मालिक ने या फिर जो मैनेजर होंगे जिन्होंने आपको रखा है वो आपके नियोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके अगर आप उनसे लोन लेते हैं तो ये आपके फॉर्मल सेक्टर में नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग हमारे और भी वीडियोस को देखिए जिसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की चर्चा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।